हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। इससे पहले ही हम लोग अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5th चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करना है विद नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर क्लिक कर अपना कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो आय का सृजन करती है, मतलब जिन्हें करने से हमें आय प्राप्त होती है। सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आय प्राप्त करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय प्राप्त करें ये ज़रूरी नहीं। जैसे कि हमारी आर्थिक क्रिया है उपभोग, तो उपभोग करने से हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं, लेकिन जो क्रियाएं आय का सृजन करती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो हमारी आर्थिक क्रियाएं 4 भागों में बटी हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थ क्रिया। इकोनॉमिक्स में ये क्रियाएं और आगे बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ज्योग्राफी में हमें सिर्फ 3 ही क्रियाएं पढ़नी होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये सीधे पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं को करने के लिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कृषि, तो कृषि करने के लिए हम लोग लैंड का यूज़ करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, हम लोग बीजों का यूज़ करेंगे। तो हम लोग सभी जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं हमें, तो हम लोग इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, एक कारण और है कि इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मानव की पहली क्रियाएं हैं, जैसे कि कृषि करना और हंटिंग करना, भोजन संग्रह और मछली पकड़ना। तो जब मानव बहुत कम संख्या में था, मतलब जब उसकी शुरुआत हुई थी, वो आदि मानव था, तो वो यही क्रियाएं करता था, इसीलिए हम लोग इन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? आखेट मतलब हंटिंग, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि और खनन। खनन भी हमारा प्राथमिक क्रिया में आता है। तो हमारी जो सबसे पुरानी क्रियाएं हैं वो है हमारी आखेट एवं भोजन संग्रह। तो आखेट हम लोग किसे कहते हैं? हंटिंग करना, मतलब कि पशुओं का शिकार करना। ये आदिकालीन मानव करता था, मतलब कि जो हमारे आदि मानव होते थे वो वो पशुओं का शिकार करते थे। वो लोग अपना जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा ही करते थे: एक शिकार करना, दूसरा खाने योग्य पौधों व कंदमूल का संग्रह करना। मतलब कि आदि मानव मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। तो आखेट वो लोग पत्थर या लकड़ी के औजार से करते थे, मतलब कि उस समय मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था। हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि शुरुआत में जो आदि मानव थे वो पत्थर और लकड़ी के औजार का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय मेटल का जो हमारे धातु हैं उनका वो नहीं खोजे गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन औजारों में परिवर्तन आता गया। पहले ये लकड़ी और पत्थर के थे, फिर तीर और कमान बने, और फिर मेटल के मतलब धातु के सारे औजार बनने लगे, फिर हमारी गोलियां बन गईं। तो इस तरह से धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ। तो अब जो हंटिंग होती है वो हमारी आधुनिकीकरण द्वारा होती है। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो आदि मानव थे उनके पास ना तो पहले पूंजी होती थी और ना ही तकनीकी ज्ञान होता था। वो लोग बस पत्थर को घिसकर उसे नुकीला बना लेते थे और उसी से शिकार करते थे। तो इन्हें मतलब इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ना ही पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ना ही हमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं में ना ही हमारा अधिशेष बचता है। अधिशेष मतलब सरप्लस, जो हमारी बचत होती है उसे हम लोग अधिशेष कहते हैं। तो ना ही हमारा अधिशेष होता है, और जो हमारी प्रति व्यक्ति उत्पादकता होती है वो भी बहुत कम होती है। तो अभी भी विश्व के 2 भागों में भोजन संग्रह होता है। ये 2 भाग है हमारे उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र, मतलब जहाँ पर अभी
आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। वहाँ के लोग अभी भी पिछड़ी जनजाति के हैं। तो हमारे उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण चिली। निम्न अक्षांश के क्षेत्र में हमारा अमेज़न बेसिन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया आता है। तो आधुनिक समय में भोजन संग्रह का व्यापार भी होने लगा है। मतलब कि लोग भोजन संग्रह कर लेते हैं, जो हमारा उत्पाद निकलता है कृषि द्वारा उसे रख लेते हैं और फिर उसका बाद में व्यापार करते हैं। ये लोग भोजन संग्रह के लिए पेड़ के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं, जैसे छाल, पत्तियां, नट्स और पेड़ के तने। छाल का उपयोग जैसे कि कुनेन और कॉर्क बनाने में। पत्तियों का उपयोग जैसे कि हमारी चाय पत्ती हो गई और बहुत सी पत्तियां हमारी दवाएं में पड़ती हैं, मतलब पेय पदार्थ और दवा में। नट्स रख लिए जाते हैं, संग्रह कर लिए जाते हैं। तेल के लिए जैसे कि अखरोट हो गए और काजू बादाम वगैरह, जितने भी हमारे नट्स हैं वो सब संग्रह कर लिए जाते हैं। और पेड़ के तने में जैसे कि गोंद और रबड़, तो ये सब चीज़ों का संग्रह किया जाता है। फिर हमारा एक बॉक्स दिया गया है बुक में कि चिकल किसे कहते हैं। तो जो च्युइंगम को चूसने के बाद जो उसका शेष भाग बचता है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है, तो वो उसे चिकल कहते हैं, जो कि ज़ोपेटा वृक्ष से हमें मिलता है। ये 1 नंबर में आपका आ सकता है MCQ में। अब हमारा आता है अगली क्रिया, पशुचारण। तो विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन उन्हें पालतू बनाएगा। मतलब कि जब आदि मानव शिकार करता था तो उसे कुछ दिन बाद अनुभव हुआ कि सिर्फ शिकार से काम नहीं चल सकता। मतलब कि कभी उसे शिकार मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी उसे खाने के लिए पौधे या फल या कंदमूल मिल गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। तो उसने सोचा क्यों ना पशुओं को पालना शुरू कर दिया जाए। तो जहाँ की जलवायु के हिसाब से पशु थे, जैसे कि मरुस्थल में आदिवासियों ने ऊँट पाले, बकरी पाली, और जो हमारे बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर कुत्ते पाले गए, यॉक पाले गए। तो उन्होंने चयन किया जहाँ पर जैसे पशु पाए जाते थे वहाँ पर वही पशु पाले जाने लगे। तो हम लोगों ने उस समय उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। ये 2 तरह पशुचारण 2 तरीके से होता है। एक होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है वाणिज्य पशुधन पालन। तो जो चलवासी पशुचारण होता है इसे हम लोग गतिशील पशुचारण भी कहते हैं। गतिशील पशुचारण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि पशुपालक का पशुओं के साथ पानी और चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो चलवासी पशुचारण होता है उसमें बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि 500 या 600 भेड़ तक पाली जाती हैं और फिर उन्हें चराने के लिए दूर दूर क्षेत्रों में जाना होता है। तो ये लोग पानी और चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत लंबी दूरी तय करते हैं पानी और चारागाह की खोज में, तो इसे हम लोग चलवासी पशुचारण कहते हैं। ये बहुत ही प्राचीन तरीका है जीवन निर्वाह करने का। जो चलवासी पशुचारक होते थे वो लोग, उनका पूरा जीवन इसी पर आधारित था। वो लोग अपने जीवन में भोजन, वस्त्र और भी उनकी जो ज़रूरतें होती थी वो सब पशुपालन कर ही वो लोग पूरा करते थे। वो लोग बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर जाते थे पशुओं को चराने के लिए। अब हमारा आता है कि ये लोग किस समय कहाँ पर प्रवास करते हैं। तो गर्मियों में ये लोग मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की तरफ जाते हैं। मतलब कि मैदानी भाग में पानी की कमी हो जाती है तो ये लोग पर्वतीय चारागाह की तरफ जाते हैं, और शीतकाल में जब पर्वतों पर बहुत अधिक ठंड हो जाती है तो ये लोग मैदानी भाग की तरफ आते हैं चारे और पानी की खोज में। तो इस तरीके से जो प्रवास होता है उसे ऋतु प्रवास कहते हैं, जो कि टुंड्रा और मरुस्थल प्रदेश में होता है। तो चलवासी पशुचारक अफ्रीका में गाय बैल पालते हैं, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में भेड़, बकरी और ऊँट पालते हैं, और पर्वतीय भाग जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर याक और लामा पाले जाते हैं। तो ये लोग वो पशु पालते हैं जो कि वहाँ की जलवायु के हिसाब से रह सके या फिर वहीं के हों। तो अब हमारे इंडिया में हिमालय के कुछ जनजातियाँ हैं जो कि चलवासी पशुचारण करती हैं। ये है हमारी गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया। ये ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज भी चलवासी पशुचारण करती हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को चराने के लिए जाती हैं।
अब बढ़ते समय के साथ पशुचारकों की संख्या घट रही है, क्योंकि क्षेत्र सीमित हो रहे हैं। पहले क्या था कि क्षेत्र देशों में बटे नहीं थे, लेकिन अब नए नए देश बन रहे हैं, उनकी सीमाएं घोषित हो रही कि यहाँ से यहाँ तक अब हमारा है। तो एक देश के लोग दूसरे देश में प्रवास नहीं कर सकते, तो इन लोगों की तो इन लोग के क्षेत्र अब सीमित हो रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग कम पशुओं को पालते हैं, कम लोग अब ये कार्य करते हैं। इसका असली वजह यही है कि राजनीतिक सीमा घोषित कर दी जाती है और नई नई बस्तियां अब बढ़ रही हैं। अब देश नई नई बस्तियों को बसा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब हमारा आता है वाणिज्य पशुधन पालन। तो ये चलवासी पशुचारण से बहुत अलग है। ये एक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसमें बहुत अधिक पूंजी लगती है, मतलब कि इसमें बहुत अधिक पैसा लगाया जाता है इस तरीके के पशुधन के लिए, जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। इसमें एक ही तरह के पशुओं को पाला जाता है और स्थायी चारागाह बनाया जाता है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर पशुओं को चराया जाता है, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही जगह पर कोई बड़ा क्षेत्र जैसे कि है, उसी पर बाड़ लगा दिए जाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट दिया जाता है और फिर वहाँ पर बाड़ लगा दिए जाते हैं। मतलब कि लकड़ी की जो है तो एक सीमा बना दी जाती है, उसी के अंदर हमारे पशु पाले जाते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर चारा भी उगा लिया जाता है, क्योंकि ये स्थायी चारागाह होते हैं। और पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। वहाँ पर सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। पशुओं के प्रजनन और बीमारियों का भी पर भी नियंत्रण किया जाता है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई पशु बीमार तो नहीं है या उसके प्रजनन में कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं। प्राप्त उत्पाद, मतलब कि जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद होता है, जैसे मांस, खाल, ऊन को वैज्ञानिक ढंग से डिब्बा बंद करके व्यापार किया जाता है। तो मतलब कि उत्पाद को वैज्ञानिक ढंग से पैकेजिंग करी जाती है उनकी, और उनका निर्यात किया जाता है। मतलब कि बहुत ही बड़े क्षेत्र का व्यापार किया जाता है। और ये जो पशुपालन होता है, ये समजलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। समजलवायु क्षेत्रों में हमारे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो इस तरीके का जो पशुपालन होता है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर हमारी समजलवायु पाई जाती है। अब हमारा आता है प्राथमिक क्रिया कृषि। तो कृषि को मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण कृषि कहलाती है। मतलब कि मृदा को जोतकर उस पर कुछ भी उगाना और फिर पशुओं को पालना भी हमारी एक प्राथमिक क्रिया है। ये कृषि के अंतर्गत आती है, तो इसे ही हम लोग कृषि कहते हैं। तो कृषि विभिन्न दशाओं से प्रभावित होती है, जैसे कि कहीं की जलवायु कैसी है और वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ कहीं पर बर्फीला क्षेत्र है, कहीं पर मरुस्थल है, तो उसी के आधार पर कृषि अलग अलग तरीके की होती हैं। तो हमारी बुक में 9 तरीके की कृषि दी गई है, इन्हें हमें पढ़ना है। तो पहली कृषि है निर्वाह कृषि, फिर रोपण कृषि जिसे हम लोग बागानी कृषि भी कहते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, उद्यान कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो हम लोग निर्वाह कृषि को देखते हैं। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए करी जाती है। मतलब कि जिसका जो उत्पाद निकलता है, हमें फसलें उगाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसे परिवार या स्थानीय बाजार तक सीमित रखा जाता है। या तो वो परिवार द्वारा जो है तो कंज्यूम कर लिया जाएगा, मतलब कि खा पी कर ख़त्म कर दिया जाएगा, या अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसे स्थानीय बाज़ार में ही बेच दिया जाता है। इसमें बहुत ही कम हमें सरप्लस मिलता है, मतलब कि बहुत ही कम अनाज की बचत होती है। ये 2 तरह की होती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या किया जाता है कि इस कृषि को वनों को जलाकर जो प्राप्त राख होती है उसी पर कृषि की जाती है। जैसे कि कोई एरिया है, जैसे कि ये मान लिया कोई जंगल है, इस पर जो हमारी वनस्पतियाँ उगी हैं इन्हें जला दिया जाता है और जो प्राप्त राख है उसे मिट्टी में मिलाकर उसी पर खेती की जाती है। तो इसमें
खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है और इसमें पुराने औजार का यूज़ होता है, जैसे कि लकड़ी का औजार हो गया या फिर हमारी कुदाली और फावड़ा हो गया। इसमें कृषि उत्पादकता भी बहुत कम होती है क्योंकि वह बहुत ही पुराना तरीका है। इसमें जंगलों को जलाया जाता है और उससे जो प्राप्त राख होती है उसे ही उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उर्वरक अलग से नहीं डाली जाती है बल्कि राख को ही उर्वरक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी कारण इसे दहन या कर्तन कृषि भी कहते हैं। ये आदिकालीन निर्वाह कृषि का नाम है, दूसरा नाम है दहन या कर्तन कृषि। इसके बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो है तो 3 से 5 वर्ष के बाद जो हमारी ये जो लैंड थी अब ये इसमें ये अब उपजाऊ नहीं रही, इसे अब वो लोग बदल देते हैं। मतलब कि ये लोग दूसरे स्थान पर गए और फिर यहाँ पर वनस्पति को जलाया, उस राख को मिट्टी में मिला दिया और उसी पर कृषि करने लगे। तो 3 से 5 साल तक ही ये कृषि उपजाऊ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ये लोग दूसरा लैंड ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर अपनी खेती करेंगे। इसी कारण इसे स्थानांतरण कृषि और झूम कृषि भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये खासकर आदिम जनजाति द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही पुराने समय में होती थी और अब भी क्षेत्रों में होती है तो वहाँ पर आदिम जनजाति द्वारा ही होता है। जैसे कि हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे ये क्षेत्र आते हैं: भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका और श्रीलंका। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरण कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं। मलेशिया में इसे लादांग, मध्य अमेरिका में मिल्पा और श्रीलंका में इसे चीना कहते हैं। ये सब आदिकालीन निर्वाह कृषि के दूसरे नाम हैं। मतलब अलग अलग जगह पर आदिकालीन निर्वाह कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब हमारा आता है दूसरा प्रकार, गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि इसे क्यों कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें बहुत ही अधिक श्रम की ज़रूरत होती है और इसमें भूमि का प्रयोग भी जो है तो गहन होता है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये मानसूनी प्रदेशों में होता है और जहाँ पर सघन जनसंख्या होती है, मानसूनी प्रदेश जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर ये कृषि होती है। इसमें सिंचाई का पर्याप्त साधन और भूमि का गहन उपयोग होता है। ये 2 तरह की होती है, चावल प्रधान और चावल रहित। तो पहला प्रकार है चावल प्रधान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चावल प्रधान होगी, मतलब इसमें चावल ज़्यादा उगाया जाता होगा। तो ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है जिससे कि इसका प्रति इकाई उत्पादन अधिक पर प्रति कृषक, मतलब कि जो मजदूर वहाँ पर लगे उनका उत्पादन कम होता है। जो पूरे लैंड का जो उत्पादन निकल कर आएगा वो तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब उन्हें मजदूरों को बांटा जाएगा तो वो कम निकल कर आएगा। तो ये क्यों होता है? इसमें मानव श्रम अधिक लगता है और प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें मानव श्रम अधिक लगता है, मतलब ज़्यादा मजदूर लगेंगे। जब ज़्यादा मजदूर तो हमारे पास से मजदूरी ज़्यादा जाएगी। प्राकृतिक खाद का उपयोग होगा, मतलब कि ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। रासायनिक खाद से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जैसे कि एक बड़ा सा लैंड ले लिया हम लोगों ने, अब इस पर खेती होगी तो यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्रमिक लगेंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लैंड है। और इसमें यंत्रों का उपयोग नहीं होता, मतलब कि इसमें मशीनें नहीं लगाई जाती हैं। इसमें जो है तो लेबर को ही रखा जाता है, जिससे कि इसे और भी इसके अनेक कारण हैं। जैसे कि इस पूरे लैंड को अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। और इतने बड़े लैंड में पानी भी अधिक लगता है, मतलब कि पानी तो एक जगह से ही लगाया जाता है। तो जब ये आगे बढ़ता है पानी तो ज़मीन ज़्यादा सूखती है, तो इसमें पानी भी अधिक लग जाता है। लेकिन जो हमारे जैसे कि इसको हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो लैंड छोटे हो गए, तो इसमें मज़दूर भी कम लगेंगे और रखवाली भी कम करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रति इकाई उत्पादन अधिक पर प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। इसमें मजदूर ज़्यादा लगे इसलिए मजदूरों को कम मजदूरी मिली, इसमें मजदूर कम लगे इसलिए इन्हें ज़्यादा मजदूरी मिली। गहन निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार है चावल रहित गहन कृषि। तो ये मानसूनी एशिया में होता है जहाँ पर चावल की खेती संभव नहीं है। ये चावल रहित है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें चावल नहीं उगाया जा सकता। तो इसमें वो क्षेत्र आते हैं जो
जहाँ पर चावल की खेती नहीं की जा सकती है। इसमें भौगोलिक कारक शामिल होते हैं, जैसे कि चावल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो अगर कहीं पर ज़्यादा पानी नहीं उपलब्ध है धान के लिए, तो वहाँ पर चावल की खेती नहीं हो सकती। तो चावल की जगह पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ और ज्वार, बाजरा बोया जाता है। मतलब कि जो राइस के सब्स्टिट्यूट होते हैं उन्हें ही बोया जाता है। ये हमारे उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में ये चावल रहित खेती होती है, जहाँ पर चावल की खेती नहीं की जा सकती। और इसकी जो सारी विशेषताएं हैं वो चावल प्रधान कृषि से ही मिलती हैं। मतलब कि अधिक श्रमिक, कम उत्पादन और प्राकृतिक खाद का उपयोग और श्रमिकों की अधिक संख्या, मतलब कि मजदूरी इसमें कृषि मानव श्रम प्रधान कृषि है। तो आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग और प्रकार की कृषि को डिस्कस करेंगे, जिसमें रोपड़ कृषि और मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, अनाज कृषि आदि को हम लोग देखेंगे। और उसके साथ ही हम लोग मैप वर्क भी करेंगे। बहुत जल्द हम लोग सेकंड बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ।